आज जो हम करेंगे वो करेंगे सेंटेंस इंप्रूवमेंट। सेंटेंस के अंदर एक अंडरलाइंड सेक्शन होगा और अंडरलाइंड सेक्शन के 4 ऑप्शंस होंगे। उन सही ऑप्शन में से एक ऑप्शन को आपको चुनना है। और बेटा सेंटेंस में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वोकैबुलरी बेस्ड भी होते हैं, ग्रामर बेस्ड भी होते हैं, रीडिंग बेस्ड भी होते हैं। तो हमें अपना ग्रामर भी ठीक रखना है, वोकैबुलरी भी ठीक रखना है और साथ ही साथ ग्रामर, वोकैबुलरी और रीडिंग भी ठीक रखना है। उस हिसाब से हमें एरर निकालने होते हैं, ठीक है। क्योंकि एसएससी ने सारे पूरी इंग्लिश के पूरे सिलेबस को इन 3 पार्ट में ही डिवाइड कर रखा है, वोकैबुलरी, ग्रामर और रीडिंग। तो चलिए सेंटेंस इंप्रूवमेंट देखते हैं। तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन है बेटा, हमारे सामने ये पहला क्वेश्चन है कि शी हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 o'clock। शी हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 o'clock। बेटा ये जो क्वेश्चन है 2024 कब, नो को, ये हमारा 2024 में आया हुआ एक क्वेश्चन है जो मैं आपको सोल्व करवा रहा हूं। क्वेश्चन 2025 और 24 के ही सोल्व करवा रहा हूं, मतलब लेटेस्ट ही मानिए। तो इसमें एरर बताएगा कोई? हाँ एरर बताइए। हाँ जी बच्चे, नमस्ते बेटा, नमस्ते, जय हिंद, नमस्ते, ठीक है। अब जरा देखिए इसके अंदर जो एरर है ना मेरे बेटा, एरर जो है वो 4 की जगह पर सिंस होगा। 4 की जगह पर सिंस होगा तो फ्रॉम नहीं होगा, है ना, 4 नहीं होगा। और यहां पर जो आंसर होगा कि सिंस होगा कि स्टडिंग 2 o'clock, फॉर 2 o'clock, स्टडिंग फ्रॉम सिंस 2 o'clock। तो उसने ऐसे दे दिया, तो शी हैज बीन स्टडिंग, तो यहां सिंस होगा। अब सिंस क्यों होगा? तो सिंस और 4 में डिफरेंस देखिए बेटा। सिंस जो होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम होता है जो अनकाउंटेबल टाइम के साथ यूज होता है। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम है जो अनकाउंटेबल टाइम के साथ यूज होता है। अनकाउंटेबल टाइम ऐसा टाइम जिस टाइम के साथ एस और ईएस का इस्तेमाल नहीं होता। जैसे अगर मैं बोल दूं मॉर्निंग, तो आप मॉर्निंग को प्लूरल नहीं बना पाएंगे, आप मॉर्निंग्स नहीं कर पाएंगे। तो इसके साथ आप सिंस लगाएंगे। मैं इवनिंग लिखूं या हम कोई भी टाइम एएम या पीएम से लिखें, कोई भी क्लॉक टाइम, कोई भी ऐसा टाइम जिसे प्लूरल ना बनाया जा सके, उसके साथ सिंस। और अगर हम 4 की बात करते हैं, तो अगर हम 4 की बात करते हैं तो ये काउंटेबल टाइम के साथ यूज होता है। 4 की बात करते हैं तो ये काउंटेबल टाइम के साथ यूज होता है, वो काउंट टाइम जिसके साथ एस या ईएस आप ऐड कर सके। जैसे मिनट है तो मिनट का मिनट्स हो जाएगा, डे का डेज हो जाएगा, वीक का वीक्स हो सकता है। तो जिस टाइम में एस और ईएस लग सके उसके साथ 4 का यूज होता है ना। अब उसके साथ 4 का यूज होता है। तो यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, 2 o'clock। क्या ओ क्लॉक को आप ओ क्लॉक्स कर सकते हो? या आप ओ क्लॉक को ओ क्लॉक्स एस और ईएस लगा सकते हो? नहीं। तो ये अनकाउंटेबल टाइम है, अनकाउंटेबल टाइम के साथ सिंस हो जाएगा। अब अनकाउंटेबल टाइम के साथ सिंस हो जाएगा तो यहां पर 4 की जगह सिंस आएगा। तो ये था पहला एरर, ठीक है। चलिए एरर नंबर 2 बताइए। अब देखो ये जो एरर है ये वोकैबुलरी बेस्ड है। ये जो एरर है ये वोकैबुलरी बेस्ड है। जैसे मैंने बताया पहला ग्रामर बेस्ड था, सिंस और 4 प्रेपोजिशनल एरर। पहले सेंटेंस में प्रेपोजिशनल एरर था, ग्रामर बेस्ड। अब दूसरा जो सेंटेंस है वो हमारा वोकैबुलरी बेस्ड है। दूसरा जो सेंटेंस है वो वोकैबुलरी बेस्ड है। अब आप मुझे आंसर बताइए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। हाँ जी, गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। हाँ तो देखिए, pollution levels have increased so largely that they are almost killing us। तो कहता है आपको largely के स्थान पर एक शब्द लिखना है। तो largely के स्थान पर तो ध्यान दें, मीनिंग देखो। अब यहां पर आपको एक वर्ड फिल करना है वोकैबुलरी, और वोकैबुलरी में क्या ले रहा है? एडवर्ब। देखो सारे के सारे एडवर्ब्स हैं। तो अब हमें एक सही एडवर्ब को फिल करना है, सही एडवर्ब फिल करना है। आना यहां पर एडवर्ब है, लेकिन वो कौन सा एडवर्ब होगा? तो मीनिंग क्लियर होना चाहिए। तो ये वोकैबुलरी बेस्ड हो गया, ये वोकैबुलरी बेस्ड हो गया। तो कहता है पोल्यूशन लेवल्स जो है ना हैव इंक्रीज, पोल्यूशन के लेवल जो है ना वो बढ़ गए हैं। सो लार्जली, बहुत ज्यादा,
दैट दे आर ऑलमोस्ट किलिंग अस, कि वो इतने बढ़ गए हैं कि लगभग वो हमें मार रहे हैं, पोल्यूशन की वजह से लोग मर रहे हैं, कि इतना बढ़ गया। तो अब ध्यान दें, जब हम लार्ज की बात करते हैं कि भाई कोई चीज लार्ज या स्मॉल, आपने देखा होगा जैसे शर्ट वगैरह लेने जाते हैं तो मीडियम, लार्ज, एक्सेल साइज होता है कि नहीं, तो ये लार्ज से ही लार्जली बना। तो मींस जब हम किसी का साइज मापते हैं तब हम लार्ज बोलते हैं कि भैया स्मॉल साइज चाहिए या लार्ज। लेकिन जब हम किसी की इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं, जब यहां पर इंटेंसिटी, यहां पोल्यूशन की इंटेंसिटी की बात हो रही है, पोल्यूशन के साइज की बात नहीं हो रही। साइज बताने के लिए लार्ज यूज होता है और इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए हम हाईली यूज करते हैं। तो यहां इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, साइज नहीं। पोल्यूशन की बात हो रही है, शर्ट के साइज की नहीं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बहुत बढ़िया बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, next question is, I have been living in Hyderabad since I am born. I have been living in Hyderabad since I am born. ये ग्रामेटिकल एरर है, इसमें ग्रामेटिकल एरर है। मैं एरर समझा देता हूं आपको। पहले चलो डायरेक्ट आंसर दे दूं, पहले डायरेक्ट आंसर दे देता हूं। इन प्लेस ऑफ एम यूज वॉज, इन प्लेस ऑफ एम यूज वॉज। अब ये हुआ कैसे? ये हुआ इस सिंस की वजह से, ये हुआ इस टेंस की वजह से। देखो, मैं कहता हूं कि आई हैव बीन लिविंग इन इंदौर सिंस 2020। अब ध्यान दीजिएगा, आई हैव बीन लिविंग इन इंदौर सिंस 2020। अब एक कहता है आई हैव बीन लिविंग इन इंदौर सिंस आई joined this company, since I joined this company। अब ध्यान दीजिए, ये बेसिकली दोनों का टाइम अलग लेकिन मीनिंग सेम है। दोनों का टाइम अलग है, मीनिंग सेम। ये कहता है मैं ना इंदौर में 2020 से रह रहा हूं। ये कह रहा है मैं इंदौर में जब से रह रहा हूं, क्योंकि मैं तब से रह रहा हूं जब से मैंने कंपनी ज्वाइन की है। तो ऐसे बात मानो कि उसने कंपनी 2020 में ज्वाइन करी, उसने कंपनी 2020 में ज्वाइन करी और 2020 में कंपनी ज्वाइन करी और 2020 से ही रह रहा। तो बात तो एक ही हुई, बात एक ही है कि 2020 में ही कंपनी ज्वाइन करी थी और 2020 से ही वो रह रहा है। तो हम इस बात को दो तरीके से कह रहे हैं कि भाई मैं इंदौर में रह रहा हूं कब से? जब से मैंने कंपनी ज्वाइन करी है। तो कंपनी 2020 में ज्वाइन करी, तो दो तरीके से कह सकते हो, मैं 2020 से रह रहा हूं या मैं तब से रह रहा हूं जब से मैंने कंपनी ज्वाइन की है। मीनिंग सेम है लेकिन ग्रामर बदल गया। यहां पर सिंस जो है वो प्रेपोजिशन है, क्योंकि इसके बाद एक नाउन आ गया। सिंस एक प्रेपोजिशन है जिसके बाद एक नाउन आ गया, और यहां पर सिंस के बाद एक क्लॉज है और सिंस के पहले एक क्लॉज है। तो एक क्लॉज ये, एक क्लॉज ये, दो सेम चीजों को जोड़ने वाला शब्द, दो सेम चीजों को जोड़ने वाला शब्द कंजंक्शन बन गया। तो अब आप देख लीजिए क्या हुआ कि देखो, एक बड़े वाक्य में आया छोटा वाक्य उपवाक्य, तो उपवाक्य को क्या कहते हैं? क्लॉज। एक बड़े वाक्य में आया छोटा वाक्य उपवाक्य, इसे क्या कहेंगे? क्लॉज। तो हमारे पास दो क्लॉज हैं और दो क्लॉज को जोड़ने वाला वर्ड कंजंक्शन, दो शब्दों को जोड़ने वाला वर्ड कंजंक्शन। तो यहां सिंस कंजंक्शन, तो यहां पर भी देखो सिंस कंजंक्शन है कि सिंस के बाद सिंस आई एम बोर्न, तो सिंस कंजंक्शन। तो अब जब सिंस कंजंक्शन होता है तो ध्यान दे, सिंस कंजंक्शन होता है तो नियम ये अप्लाई होगा कि सिंस के बाद जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगता है, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगता है। और जो प्रिंसिपल क्लॉज है, जो प्रिंसिपल क्लॉज है, या तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगेगा और या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगेगा। तो अब जरा देखें,
अगर मैंने यहां पे सिंस लिखा तो इधर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, सिंस लिखा तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, तो प्रिंसिपल क्लॉज तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। अब देखो जो बाद में हमने लिखा, तो यहां लिखा हमने सिंस 2020, यहां लिखा सिंस आई जॉइंड दिस कंपनी। तो पॉइंट इज इस टाइम का ही तो रिप्लेसमेंट है, ये भी तो टाइम ही है, ये टाइम क्लोज ही तो है, ये इस एक्शन का टाइम बता रहा है कि मैं जो रह रहा हूं इंदौर में, तो जब से ज्वाइन किए तो ये टाइम बता रहा है, तो इस टाइम का ये रिप्लेसमेंट है। तो 2020 जो है पास्ट का एग्जैक्ट टाइम है, और बेटा एग्जैक्ट टाइम के लिए हम इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं, इसलिए यहां पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा। अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो बेटा एम की सेकंड फॉर्म वाज होगी कि नहीं होगी? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो सिंस आई वॉज बोर्न, तो ये आंसर हो जाएगा। अब बताइए क्लियर हुआ कि नहीं? बच्चे समझ में आ गया ना? देखो कॉन्सेप्ट मैंने लिख दिया कि सिंस जब कंजंक्शन हो तो क्या लगेगा, ये मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर सिखाता हूं। टेंस में, टेंस के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का लास्ट पॉइंट में यही समझाता हूं। चलिए आगे देखें, आगे देखें। दे कुड ऑलवेज स्टे इन और गो फॉर अ वॉक। अब क्या कहता है, यहां ऑलवेज के स्थान पर इन शब्दों में से एक शब्द यूज कीजिए, एक शब्द यूज कीजिए। इन ऑलवेज के स्थान पर इनमें से एक वर्ड यूज कीजिए। हां जी, मैं आपके आंसर देखूं, बताइए। तो देखो अब यहां पर अगर आप पूरा सेंटेंस पढ़े तो यहां पर और दे रखा है, तो बेटा आपने ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं, ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं जो पेयरिंग में होते हैं, ईदर और, नीदर नोर, नोट ओनली, नोट ओनली, बट ऑल्सो, बोथ एंड, बोथ एंड। तो बेटा और भी होते हैं, तो ये पेयरिंग में होते हैं, तो ईदर के साथ और आता है, तो बेटा और ऑलरेडी दे रखा है तो इसके साथ ईदर आएगा। सिंपल, देखो ईदर हो। अब इसका मीनिंग जरूर निकालें, लॉजिक जरूर देखें। दे कुड ईदर स्टे इन, वो कहते हैं कि भाई वो या तो यहां रुक सकते हैं और गो फॉर ए वॉक, या वॉक पर जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कि वो कुछ भी कर सकते हैं, या तो वो स्टे कर ले अंदर, यहां स्टे कर ले, या फिर जा सकते हैं, दोनों में से आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम, कुछ भी कर सकते हैं भाई, आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। आंसर ईदर हो। एनी डाउट? मैं देखूं आपके आंसर्स। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बच्चे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो नेक्स्ट है द प्रोग्राम ऑन टीवी वॉज। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस देखने में बड़े ये टिपिकल से लगते हैं, डिफिकल्ट से लगते हैं। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े टिपिकल से लगते हैं, ये डिफिकल्ट से लगते हैं, है ना? तो इनको मैं तरीका बताऊंगा अभी आपको, इन क्वेश्चंस का मैं तरीका बताऊंगा आपको सोल्व करने का। जरा देखिए, कोशिश करा आपने ABCD? पांच का बताओ, पांच का ऐसे ऐसे लिख दिया करो, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है तो आप ऐसे लिख दिया करो भाई, आपको लग रहा है 5 का A, या आपको लग रहा है 5 का B, आपको लगता है 5 का C, आपको लगता है 5 का D। तो मतलब क्योंकि क्वेश्चंस के आंसर थोड़े ऊपर नीचे होते हैं ना, टाइमिंग थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो पता नहीं चलता है, तो इसलिए आप क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर के साथ ABCD डाला करो, क्वेश्चन नंबर के साथ ABCD डाला करो, ताकि क्लैरिटी मिले कि आप किस क्वेश्चन का रिप्लाई कर रहे हैं। हाँ जी, तो बच्चों का रिप्लाई आ रहा है, A भी आया है, B भी आया है, देख लो C और D भी हो किसी का। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो आप इनमें देखिए, द प्रोग्राम ऑन टीवी वॉज नाउ शोन द ब्लड फेसेस ऑफ द इनमेट्स ऑफ द रिहेबिलिटेशन। तो इनमेट्स क्या होते हैं? देखो इनका मतलब इनसाइड, मेट्स का मतलब होता है साथी, जैसे स्कूल मेट तो स्कूल के साथी, स्कूल का एक ग्रुप होता है ना, रूममेट रूम के साथी, रूम का एक ग्रुप, ऐसे कहीं का भी कोई ग्रुप हो सकता है। जैसे तो इनमेट्स क्या होते हैं? इनमेट्स होते हैं कहीं का भी कोई ग्रुप, जैसे जेल है, जेल के अंदर रहने वाले सारे कैदी जो होंगे वो इनमेट्स कहलाएंगे, या हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में रहने वाले जो मरीज हैं वो आपस में एक दूसरे को इनमेट्स कह सकते हैं कि भाई अगर कोई हॉस्पिटल में एडमिट है फिर दूसरा भी है तो हम कह सकते हैं मेरा इनमेट है, ये मेरा इनमेट है, ये मेरा स्कूल मेट है, ये मेरा रूममेट है। तो कहीं के भी जो साथी होते हैं उन इनमेट्स कहते हैं। और रिहेबिलिटेशन का मतलब होता है पुनर्वास,
जब लोगों को दोबारा से रहने जीने का तरीका सिखाया जाता है तो उसे पुनर्वास कहते हैं। तो अब यहां पर बात करते हैं, अब इनके अंदर इन्हें पढ़ रहे हो, इनके अंदर आप देख रहे हो डिफरेंस किस चीज में है। ज्यादातर डिफरेंस देखो किस चीज में आ रहा है, तो देखो या तो आ रहा है डिफरेंस ब्लर्ड, ब्लर्ड, ब्लरिंग, ब्लर्ड, या तो वर्ब में डिफरेंस आया, या फिर आप एक चीज और देख पा रहे होंगे कि भाई एक चीज और देख पा रहे होंगे, of the inmates of rehabilitation showing the blurred faces of the inmates from the rehabilitation और upon the, देखो यहां क्या आ रहा है, from आ रहा है, off आ रहा है, off आ रहा है, और यहां पे upon थोड़ा दिख नहीं पा रहा, कल से मैं थोड़ा स्लाइड बोलूंगा, ऊपर की तरफ को रखें जब बनाए, थोड़ा सा स्लाइड है ना ऊपर की तरफ रखिए तो नीचे का ये सेंटेंस गायब हो गया, नजर नहीं आ पा रहा। इनमेट्स, ये लिखा है इनमेट्स अपॉन द रिहेबिलिटेशन सेंटर, मतलब सेम वही लिखा है जो हर किसी में, यही सेंटेंस लिखा हुआ है सबसे नीचे, बस ऑफ की जगह अपॉन है, ऑफ की जगह अपॉन है, ठीक है। तो अब यहां पर मैं कौन सा लूं आंसर, तो देखो दो चीजें डिफरेंस है, एक तो प्रेपोजिशन का डिफरेंस है, एक तो प्रेपोजिशन का डिफरेंस है, और दूसरा ब्लर्ड, ब्लर्ड, ब्लरिंग, ब्लर्ड, इसका डिफरेंस है। तो अब मीनिंग निकालते हैं, क्या कहता है, क्या कहता है, द प्रोग्राम ऑन टीवी, टीवी पर जो प्रोग्राम था, कि जो प्रोग्राम ऑन टीवी, तो वर नाउ शोइंग, तो अब प्रोग्राम ऑन टीवी, तो बात है प्रोग्राम की, प्रोग्राम सिंगुलर सब्जेक्ट, और अगर प्रोग्राम सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ये प्लूरल वर्ब तो आ ही नहीं सकता, तो ए गया, ठीक है। प्रोग्राम की बात, प्रोग्राम सिंगुलर सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब आ नहीं सकता, तो ये वर गया, ठीक है। अब कहता है वाज आ सकता है, तो शायद ये आंसर हो, शायद ये आंसर हो, ये वर नहीं आ सकता क्योंकि ये प्लूरल है, ठीक है। तो वाज, तो अब आंसर होगा इसमें डी में या बी में, तो और डी और बी के अंदर डिफरेंस किस किस चीज का आ रहा है, देखो ब्लर्ड और ब्लर्ड, वर्ब तो सेम है, तो मतलब वर्ब का डिफरेंस खत्म, क्योंकि ब्लर्ड तो इसके अंदर सेम हो गया। अब डिफरेंस है प्रेपोजिशन का, तो यहां पर है ऑफ और यहां पर है अपॉन, तो ऑफ और अपॉन, तो अपॉन क्या होता है, जब एक चीज दूसरी जगह गति में स्थान बदले, और ऑफ क्या होता है, ऑफ एक का रिलेशन दूसरे से बताता है। भाई अगर मैं बोलूंगा कि भाई द बुक ऑफ मिस्टर वर्मा, मैंने लिखा था बुक ऑफ मिस्टर वर्मा, तो यहां पर कि बुक का मिस्टर वर्मा से एक रिलेशन बता रहा है, उनका पोजीशन या रिलेशन बता रहा है, तो ये पोजीशन या रिलेशन के लिए आता है। और अपोन क्या होता है, कि अपोन होता है कि द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, तो कैट ने छलांग लगाई टेबल के ऊपर, तो मतलब एक जगह से दूसरी जगह गति की अवस्था में, जब एक जगह से दूसरी जगह गति की अवस्था, जब प्रोग्राम था टीवी पर वाज नाउ शोइंग, वो शो कर रहा था द ब्लड फेसेस, प्रोग्राम के अंदर ब्लड फेसेस आ रहे थे, मतलब फेसेस क्लियर नहीं थे, ऑफ द इनमेट्स, वहां के लोगों के, अपॉन द रिहेबिलिटेशन सेंटर, तो अपॉन, तो यहां एक चीज दूसरी चीज पर कोई इफेक्ट नहीं डाल रही, एक चीज दूसरी जगह नहीं जा रही, तो अपॉन गलत हो जाएगा। तो यहां पर ये एक रिलेशन समझा रहा है, ये उसका एक रिलेशन समझा रहा है ऑफ रिहेबिलिटेशन सेंटर के जो इनमेट्स थे। तो जैसे बुक किसकी थी, मिस्टर वर्मा की, तो वो इनमेट्स कहां के थे, रिहेबिलिटेशन सेंटर के थे, तो इसलिए ऑफ आएगा, अपॉन नहीं आएगा, तो आंसर होगा बी, और जो ज्यादातर बच्चों ने बी आंसर दिया। हाँ बेटा वो हो गई थी, अब ठीक हो गई होगी स्क्रीन, देखो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो यहां पर ऑफ अपॉन, ऑफ और अपॉन में डिफरेंस था, और वाज और वर्ब में डिफरेंस था, तो यहां पर ग्रामेटिकल एरर, प्रेपोजिशन और वर्ब, इस सेंटेंस में प्रेपोजिशन और वर्ब आई। आप ये देखा करो दो चीज कौन सी अलग है, दो या तीन चीजें अलग अलग होंगी, जो अलग अलग होगी उनमें डिफरेंस देखे, पूरा अलग नहीं होता है, जनरली पूरा अलग नहीं होता है, तो या तो कहीं प्रेपोजिशन या कहीं कंजंक्शन या कहीं वर्ब, तो वो एक या दो चीज अलग होती हैं बस। समझ में आ रहा है बच्चे? चलिए अगला क्वेश्चन। When I saw him, I will ask him to return the book he borrowed. हाँ जी, क्लियर हो गया, गुड। आंसर दे बेटा, आंसर दे। 6 का क्या आंसर होगा, 6 का ए, 6 का बी,
6 का सी, 6 का डी, 6 का ए बी सी डी, 6 का ए बी सी डी। तो बेटा देखो ये प्रोबेबल कंडीशन, ये कंडीशनल सेंटेंस से आया है। कंडीशनल सेंटेंस के अंदर एक कंडीशन होती है प्रोबेबल कंडीशन, और प्रोबेबल कंडीशन के अंदर बेटा एक कंडीशन होता है और बेटा एक रिजल्ट होता है। एक कंडीशन होता है और एक रिजल्ट होता है। एक कंडीशन होता है और एक रिजल्ट होता है। तो कंडीशन के अंदर हम लगाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और रिजल्ट के अंदर लगाते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और रिजल्ट में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो अब यहां पर देखो, यहां पे विलास लिखा है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट का कॉम्बिनेशन पास्ट इंडेफिनिट से नहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट से होगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट से होगा तो व्हेन आई सी हिम, व्हेन आई सी हिम, हैड सीन हिम, हैव बीन सीन हिम। देखो आंसर जो होगा ये होगा, टाइपिंग एरर है बेटा, ये टाइपिंग एरर है, व्हेन आई सी हिम होगा, ठीक है, टाइपिंग एरर है, आंसर डी होगा व्हेन आई सी हिम। तो व्हेन सी हिम नहीं होगा, व्हेन आई सी हिम आई विल आस्क हिम टू रिटर्न द बुक ही बोरोड। ही बोरोड हो जाएगा दैट ही बोरोड, जो उसने बोरो की थी, दैट ही बोरोड या विच ही बोरोड, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन दैट आई सी हिम सब्जेक्ट के साथ वर्ब आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रोबेबल कंडीशन। क्लियर है कि नहीं? आंसर समझ में आया? तो आंसर हो जाएगा डी। बहुत बढ़िया, बच्चों ने डी आंसर दिया। चलिए तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए आपकी स्क्रीन पर बताएं बेटा, इफ आई वॉज द क्वीन आई वुड गिव ए हैंडसम सम टुवर्ड्स एजुकेशन, कि अगर मैं रानी होती तो मैं एजुकेशन के लिए एक हैंडसम मतलब बड़ा अमाउंट दे देती। बेटा ये भी कंडीशनल सेंटेंस से आया हुआ इम्प्रोबेबल कंडीशन है, सेकेंड टाइप इम्प्रोबेबल कंडीशन है, ये इम्प्रोबेबल कंडीशन है, ये इम्प्रोबेबल कंडीशन है सेकेंड टाइप। इसके अंदर ये जो टाइप है ये टाइप सेकेंड है, ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है। तो सेकेंड टाइप में से इम्प्रोबेबल, इम्प्रोबेबल कंडीशन का जो नियम है, एक कंडीशन होती है और बेटा एक रिजल्ट होता है, एक कंडीशन होती है एक रिजल्ट। तो बेटा कंडीशन में वर्ब की सेकंड फॉर्म, कंडीशन में वर्ब की सेकंड फॉर्म और जो रिजल्ट है, रिजल्ट के अंदर वुड प्लस V1 लगता है। कंडीशन में वर्ब की सेकंड फॉर्म और रिजल्ट में वुड प्लस V1 लगता है। तो ये है हमारा कंडीशन। तो अब यहां पर आप देखें तो वुड गिव, ये इमेजिनरी कंडीशन है, वुड गिव, तो हमारे पास वुड गिव रिजल्ट आ गया कि भैया क्या रिजल्ट है कि मैं हैंडसम अमाउंट दे देती एजुकेशन के लिए अगर मैं क्वीन होती। तो ये कंडीशन है, ये रिजल्ट है। तो कंडीशन में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, चाहे डू, चाहे बी, चाहे हैव। लेकिन यहां पर वाज जो ये भी तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, लेकिन इमेजिनेशन में वर नहीं लगता। इमेजिनेशन के अंदर इमेजिनेशन में वाज नहीं लगता, इमेजिनेशन में वर का ही यूज होता है, वाज का नहीं। तो आंसर जो होगा वो होगा इफ आई वर द क्वीन। तो इफ आई वर द क्वीन, ये आंसर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आंसर होगा 7 का बी। ठीक है बच्चे, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बहुत बढ़िया बेटा, बच्चे सही रिप्लाई दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। द मदर आस्क्ड द चाइल्ड, विल यू टेल मी हु डिड accompany you to the airport, to the airport। आंसर दो, 8 का आंसर दो, 8 का ABCD, 8 का ABCD आंसर दो, 8 का ABCD। हाँ शाबाश। चलिए अब जरा देखें बेटा, देखो जब हम क्वेश्चन पुट करते हैं ना, देखो देखो यहां पर क्या कह रहा है, जब हम क्वेश्चन पुट करते हैं, जब हम क्वेश्चन पुट करते हैं, प्रिंसिपल क्लोज होता है, जो प्रिंसिपल क्लोज होता है उसकी हेल्पिंग वर्ब को पहले और सबऑर्डिनेट क्लोज की हेल्पिंग वर्ब पहले नहीं आती है। तो देखो द मदर आस्क्ड द चाइल्ड, विल यू टेल मी। अब देखिए यहां पर
मैंने जो कहा, मैंने ऐसे कहा कि अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ना बेटा, पहले असर्टिव लिख देते हैं कि जब हम असर्टिव सेंटेंस बनाते हैं, असर्टिव सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट फिर वर्ब लगाते हैं और फिर सब्जेक्ट वर्ब के बाद लास्ट में फुल स्टॉप, ये होता है असर्टिव। लेकिन अगर हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं ना, जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हमें हेल्पिंग वर्ब पहले सब्जेक्ट बाद में रखना पड़ता है, इंटेरोगेटिव बनाते हैं, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये है तरीका। तो अब यहां पर पॉइंट ये है कि सर लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है तो हेल्पिंग वर्ब पहले और फिर सब्जेक्ट बाद में आ गया। तो कह रहे ठीक तो है, ये इंटेरोगेटिव है तो ठीक है, नहीं ये ठीक नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जो है इस क्लॉज से नहीं लेना, क्वेश्चन हमें स्टार्टिंग में प्रिंसिपल क्लॉज से लेना है। विल यू, ये रहा हेल्पिंग वर्ब, ये रहा सब्जेक्ट, तो प्रश्न यहां से पूछा गया और ये क्वेश्चन मार्क आ गया। तो विल यू टेल कि क्या तुम बताओगे, क्या तुम बताओगे, क्या तुम मुझे बताओगे, क्या तुम मुझे बताओगे। तो पॉइंट इज क्वेश्चन आ गया यहां पर। जब यहां पर क्वेश्चन पूछ लिया तो फिर यहां पर क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर आपने एक ही सेंटेंस में दो बार हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में, एक बार इधर दो बार हेल्पिंग वर्ब पहले सब्जेक्ट बाद में लिखा तो ये सुपरफ्लूअस हो जाएगा, ये सुपरफ्लूअस हो जाएगा। तो पॉइंट इज ये इंटेरोगेटिव है, लेकिन इंटेरोगेटिव ये इसकी वजह से नहीं है, ये इंटेरोगेटिव इसकी वजह से। तो इसकी वजह से इंटेरोगेटिव बना दिया, तो इसका मतलब है अब यहां पे आप हेल्पिंग वर्ब पहले सब्जेक्ट बाद में लिख नहीं पाएंगे। और ये बात कब की कर रहा है? B2 पास्ट की। तो अब जो मुझे लगाना है हु के बाद मुझे सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है, आंसर मिल जाएगा। तो हु के बाद मुझे सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो यहां पर मैं बोलूंगा Who did accompany you? Who accompanies you? तो ये हमारा पास्ट है, ये प्रेजेंट है, तो गलत हो जाएगा। Who does accompany you? तब यहां पे कहता है Who does accompany you? इसको मैं बताता हूं, तो Who does accompany you या Who accompanied you? तो यहां पर does accompany गलत हो जाएगा। तो Who सब्जेक्ट है और accompanied वर्ब की सेकंड फॉर्म है और you ऑब्जेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा सी, ना कि ये। तो अब हमें जो चाहिए यहां पर सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो डिड ए कंपनी का हु सब्जेक्ट हुआ, इन दोनों को वर्ब की सेकंड फॉर्म में लिख दिया, इन दोनों को, तो हु एक्कम्पनीड यू हो जाएगा। पूरा सेंटेंस समझे। द मदर आस्क्ड द चाइल्ड, मां ने बच्चे से पूछा, विल यू टेल मी, क्या तुम मुझे बताओगे, हु एक्कम्पनीड यू, तुम्हारे साथ कौन गया था, टू द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट तक तुम्हारे साथ कौन गया। तो पॉइंट इज यहां पर आंसर जो होगा हु एक्कम्पनीड, इसको इंटेरोगेटिव नहीं बनाएंगे क्योंकि इंटेरोगेटिव यहां बना हुआ है। अगर आप दो बार इंटेरोगेटिव बनाओगे तो सुपरफ्लूअस का केस बन जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये सुपरफ्लूअस का केस बन जाएगा बेटा, दो बार इंटेरोगेटिव नहीं, एक ही बार पूछना है। क्लियर है? चलिए अगला लेते हैं बेटा, बताना मुझे क्लियर हुआ कि नहीं, है ना, बता दिया करो क्लियर है कि नहीं। द टीम ऑलवेज एंटिसिपेट, एंटिसिपेट का मतलब होता है कि मतलब अंदाजा लगाना, किसी भी चीज का आप क्या कहते हैं, अंदाजा लगा लेते हैं, किसी भी चीज का अंदाजा लगाना एंटिसिपेट कहलाता है। द टीम ऑलवेज एंटिसिपेट ए बॉलिंग फ्रेंडली, कि हमेशा ना टीम एक अंदाजा लगा के रखती है एक बॉलिंग फ्रेंडली पिच, कि ऐसी पिच होनी चाहिए जो बॉलिंग फ्रेंडली हो, कि हम बॉलिंग करें तो बॉलिंग बढ़िया हो, ऑन देयर इजी विक्ट्री, उनकी इजी विक्ट्री पर। तो अब देखो सारी चीजें सेम है, सारी चीजें सेम है, डिफरेंट देखो क्या है इनके अंदर, डिफरेंट क्या है कि भाई डिफरेंस है इनके अंदर ऑन का, ओवर का, फॉर का, टू का या ऑफ का। तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि डिफरेंस जो है वो आ रहा है प्रेपोजिशन का, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो है प्रेपोजिशन का। और बेटा प्रेपोजिशन का अगर डिफरेंस है तो आपको प्रेपोजिशन का सिचुएशन देखना पड़ेगा कि कौन सी प्रेपोजिशन किस सिचुएशन में यूज होगी। जरा देखिए, द टीम ऑलवेज एंटिसिपेट, टीम हमेशा एक अंदाजा लगाती है ए बॉलिंग फ्रेंडली पिच, कि उसको एक बॉलिंग फ्रेंडली पिच चाहिए ऑन देयर इजी विक्ट्री। तो अगर बॉलिंग पिच क्या कहते हैं, बॉलिंग फ्रेंडली पिच चाहिए उनकी विक्ट्री के लिए, तो मतलब उनको ये पिच इसलिए चाहिए, उनको ये पिच किस लिए चाहिए, ताकि वो जीत सके, उनको ये पिच चाहिए ताकि वो जीत सके। तो मतलब ये क्या बता रहा है, रीजन बता रहा है इस पिचिंग का, इस बॉलिंग फ्रेंडली पिचिंग को लेने का एक रीजन बता रहा है, कारण। तो बेटा
कारण, ऑन तो फिर प्लेस बताता है ना, ऑन तो पोजीशन बताता है, ऑन तो पोजीशन बताता है, कारण नहीं बताता। और बेटा चारों के अंदर अगर हम कारण देखें तो फॉर कारण को समझाता है, तो फॉर यहां पे रीजन को समझा, फॉर यहां पर रीजन को समझा रहा है। चारों प्रेपोजिशन में फॉर ही रीजन को समझाता है, फॉर ही रीजन को समझाता है। तो क्या कहता है, द टीम ऑलवेज एंटिसिपेट, टीम हमेशा ये अंदाजा लगाकर कर लगती है कि भाई उनको एक बॉलिंग फ्रेंडली पिच मिल जाए फॉर देयर इजी विक्ट्री, ताकि वो आसानी से जीत सके, ताकि वो जीत पाए। उनकी विक्ट्री के लिए, उनकी इजी विक्ट्री के लिए बॉलिंग फ्रेंडली पिच चाहिए उन्हें। तो ये कारण बता रहा है, फ्रेंडली पिच लेने का कारण, कारण बताने के लिए हम फॉर लगाते हैं, इसलिए फॉर लगेगा। क्लियर हुआ कि नहीं, यहां पर फॉर लगेगा। एनी डाउट? डन। तो यहां पर बी आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ ना? आपका ज्यादातर का आंसर ए है, लेकिन आंसर बी है, कि जो कुछ स्टूडेंट्स का बी भी आया है। चलो आगे देखते हैं। ये जो एरर है ये फ्रेजल वर्ब से, वोकैबुलरी बेस्ड। फ्रेजल वर्ब का मतलब है भैया वोकैबुलरी बेस्ड। अब आपको वोकैबुलरी आना चाहिए। फ्रेजल वर्ब का मतलब है वोकैबुलरी बेस्ड, वर्ब के साथ प्रेपोजिशन लगे और वर्ब का मीनिंग बदल जाए। वर्ब के साथ प्रेपोजिशन लगे और वर्ब का मीनिंग बदल जाए तो उसी को फ्रेजल वर्ब कहते हैं, है ना। तो जैसे अब अगर हम बात करें कि गेट का मतलब प्राप्त करना, लेकिन मैं लिख दूं गेट आउट, तो गेट आउट का मतलब है बाहर निकल जाना। और मैं गेट का मतलब होता है प्राप्त करना, मैं गेट अप लिख दूं तो इसका मतलब खड़े हो जाना। तो वर्ब के साथ प्रेपोजिशन लगे, वर्ब के साथ प्रेपोजिशन लगे और वर्ब का मीनिंग बदल जाए, ऑल टुगेदर इस वर्ब का मीनिंग बदल जाए, तो इसी को फ्रेजल वर्ब कहते हैं। तो अब यही बात आई है पुट को लेकर। तो पुट का वास्तविक मीनिंग क्या होता है? रखना। विदाउट प्रेपोजिशन इसका मीनिंग क्या है? रखना। लेकिन अब यहां पर आ गया पुट इन, पुट के साथ आ गया पुट इन। तो पुट इन का मतलब होता है किसी भी चीज को सबमिट करना, जमा करना, कि पुट इन योर फॉर्म, पुट इन योर डॉक्यूमेंट्स। तो मतलब अपने फॉर्म्स को, अपने डॉक्यूमेंट्स को जमा करो, पुट इन का मतलब। पुट ऑफ के दो मीनिंग होते हैं, पुट ऑफ के दो मीनिंग होते हैं। एक पुट ऑफ का मतलब होता है टालना, जिसे हम पोस्टपोन कहते हैं। एक इसका मीनिंग होता है टालना, पोस्टपोन कहते हैं। और एक पुट ऑफ का मतलब होता है रिमूव, मतलब उतारना, जैसे कपड़े उतारना, शूज उतारना। और यहां पे क्या लिखा है? पुट ऑन। पुट ऑन का मतलब पहनना होता है। पुट ऑन का मतलब होता है किसी भी चीज को पहनना, मतलब वेयर करना। और इसको रिमूव करना, पुट ऑफ को रिमूव करना भी होता है। फिर और कौन सा है? पुट अप। अगर हम पुट अप लिखते हैं तो पुट अप का मतलब होता है टू लिव, रहना। पुट अप का मतलब होता है रहना। और लेकिन अगर हम लिख दें पुट अप विद, तो इसका मतलब होता है टू बेयर, बर्दाश्त करना। टू बेयर, बर्दाश्त करना। आई कैन नॉट पुट अप विद दिस इंसल्ट, कह रहा आई कैन नॉट पुट अप विद दिस इंसल्ट, मैं इस इंसल्ट को बर्दाश्त नहीं कर सकता। पुट अप, वेयर डू यू पुट अप, तुम कहां रहते हो। पुट ऑन योर शूज, अपने जूते पहन लो। पुट ऑफ योर शूज, अपने जूते उतार दो। पुट ऑफ मतलब टालना भी होता है, पोस्टपोन। जैसे कहावत सुनी होगी, आज का काम, इंग्लिश में कहावत है, आज का काम कल पर मत टालो। तो क्या बोलते हैं? डू नॉट पुट ऑफ, डू नॉट पुट ऑफ, मत टालो। डू नॉट पुट ऑफ, डू नॉट पुट ऑफ व्हाट यू कैन डू टुडे, जो तुम आज कर सकते हो उसे कल पर मत टालो। डू नॉट पुट ऑफ व्हाट यू कैन डू टुडे, जो आज कर सकते हो कल पे मत टालो। तो ये हमारी, देखो इसके मैंने मीनिंग लिख दिए सभी के, ये हमारी फ्रेजल वर्ब है। अब बेटा ये वोकैबुलरी बेस्ड हो गया। अब जिसे फ्रेजल वर्ब का मीनिंग पता है वो इसका आंसर दे पाएगा, जिसे नहीं पता वो नहीं दे पाएगा। तो इन्हें याद करना है बेटा, रोजाना 2, 4, 5 याद कीजिए। तो द वेडिंग वाज पुट ऑन अंटिल जनवरी, कहते जनवरी तक वेडिंग को पुट ऑन, पहन लिया गया, या वेडिंग को जनवरी तक के लिए टाल दिया गया। तो यहां पर पॉइंट है टालना, पोस्टपोन, जिसे कहते हैं डिले, जिसका सेंस है ये पोस्टपोन, पोस्टपोन या डिले कर देना। टालना, हिंदी में कहेंगे टालना, पुट ऑफ, टालना। तो आंसर हो जाएगा पुट ऑफ। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आंसर हो जाएगा पुट ऑफ। ग्रेट, यह है वोकैबुलरी बेस्ड एरर। नेक्स्ट लेते हैं। नो मैटर हाउ हार्ड वर्क यू, योर बॉस विल नॉट रिकॉग्नाइज योर एफर्ट। कहता है कोई प्रभाव नहीं पड़ता तुम कितना मेहनत करते हो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता तुम किसी भी कंपनी, प्राइवेट कंपनी में तो ऐसे ही, कोई प्रभाव नहीं पड़ता तुम कितनी मेहनत कर लो, एक गलती करी जान को अटक जाते हैं। यह क्यों कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया आपने, मतलब जान को अटक जाएंगे। प्राइवेट कंपनी, हर प्राइवेट कंपनी का ये सीन है ये।
कि कोई प्रभाव नहीं पड़ता हाउ हार्ड वर्क यू, कि तुम कितना काम करते हो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। योर बॉस विल नॉट रिकॉग्नाइज योर एफर्ट्स, कि तुम्हारे बॉस को तुम्हारे एफर्ट्स पर कब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उसके ऊपर, वो ये कह रहा है। तो बेटा आपको तो कुछ पढ़ने में अजीब भी लग रहा होगा कि नो मैटर हाउ हार्ड वर्क यू, तो बेटा हाउ हार्ड तो ठीक है कि कितना कठिन, तो वर्क यू, तो बेटा वर्क यू नहीं होगा, पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे बाद में वर्ब लिखेंगे। तो मतलब आप पहले सब्जेक्ट लिखो, तो पहले सब्जेक्ट लिखो वर्क और बाद में आप वर्ब लिखो प्लस वर्ब, तो हाउ हार्ड यू वर्क, तो ये जाए हाउ हार्ड यू वर्क, तो आंसर ए हो जाए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हाउ हार्ड यू वर्क, तो कोई प्रभाव नहीं करता पड़ता कि तुम कितना काम करते हो, लेकिन तुम्हारे एफर्ट्स का तुम्हारे बॉस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, इफ इट हैड नॉट रेन्ड दे वुड नॉट पोस्टपोन द प्रोग्राम। देख लीजिए बेटा कंडीशनल सेंटेंस, एरर बताओ, चलो इतनी एरर बताओ। ये कंडीशनल सेंटेंस से एरर है, और आज मैंने तीनों ही एरर दे दिए हैं। एक मैंने दिया आपको प्रोबेबल कंडीशन, ये तीन टाइप है बेटा, एक होता है प्रोबेबल कंडीशन, एक होता है इम्प्रोबेबल कंडीशन, और एक होता है इम्पॉसिबल कंडीशन, एक होता है इम्पॉसिबल कंडीशन। तो प्रोबेबल कंडीशन ये फर्स्ट टाइप हो जाता है, ये टाइप होता है फोर्स्ड। इम्प्रोबेबल कंडीशन टाइप 2 हो जाता है, इम्पॉसिबल कंडीशन टाइप 3 हो जाता है। तो इस वक्त इम्पॉसिबल कंडीशन की बात है और इस वक्त है इम्पॉसिबल कंडीशन की बात। तो इम्पॉसिबल कंडीशन के अंदर भी एक कंडीशन है और बेटा एक रिजल्ट होता है, एक कंडीशन और एक रिजल्ट। तो कंडीशन जब ये पास्ट की बात होती है, इसलिए कंडीशन में हम हैड प्लस V3 और रिजल्ट में हम वुड हैव प्लस V3 लगाते हैं। बस जरूरत के अनुसार यहां मॉडल चेंज हो जाता है, वुड की जगह कुड भी हो सकता है, माइट भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, डिपेंड्स ऑन मूड, डिपेंड्स ऑन मूड। तो इधर कोई भी मॉडल आ सकता है जरूरत के अनुसार। तो कॉम्बिनेशन है, क्या है, कंडीशन हैड प्लस V3 और रिजल्ट में वुड हैव प्लस V3। तो अब आप इसे पढ़ो, इफ इट हैड नॉट रेन, कहता अगर बारिश नहीं होती तो हैड प्लस V3, अगर बारिश नहीं होती तो दे वुड नॉट पोस्टपोन द प्रोग्राम, तो प्रोग्राम को पोस्टपोन नहीं करते। तो हमें क्या चाहिए था, वुड हैव प्लस V3। तो कहां पर है वुड हैव प्लस V3, वुड हैव प्लस V3, तो आंसर हो जाएगा ये। तो हैड प्लस V3 के साथ वुड हैव प्लस V3, मीनिंग क्या आएगा, इफ इट हैड नॉट रेन्ड, अगर बारिश नहीं हुई होती, कंडीशन कहता अगर बारिश नहीं हुई होती तो प्रोग्राम को पोस्टपोन नहीं करते। तो ये पास्ट की बात है, तो ये कंडीशन है और उसका ये रिजल्ट है, बारिश आने की वजह से प्रोग्राम को पोस्टपोन कर दिया गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा, डन। तो ये कंडीशनल सेंटेंस का एरर है, इम्पॉसिबल कंडीशन, कंडीशनल सेंटेंस का एरर इम्पॉसिबल कंडीशन का। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। शिवामणि इज वर्किंग एज एन इलेक्ट्रीशियन फॉर द पास्ट 22 ईयर्स, कि शिवामणि जो है वो काम कर रहा है इलेक्ट्रीशियन के रूप में, काम कर रहा है पिछले 22 साल से, इलेक्ट्रीशियन के रूप में वो काम कर रहा है पिछले 22 साल से। तो अगर आप समझ रहे हैं सिंस फॉर, बेटा ये नियम थोड़ा ध्यान में रखें, जब भी हम सिंस फॉर के बाद टाइम लगाते हैं तो बेसिकली ये टाइम खत्म हो चुका होता है, ये टाइम कंप्लीट हो चुका होता है। और सेंटेंस में जो चीज कंप्लीट है तो वो परफेक्ट है। तो बेटा सिंस फॉर के बाद जो टाइम है ये खत्म है, अगर ये खत्म है तो ये कंप्लीट है, तो ये परफेक्ट है। तो बेटा जब भी सिंस फॉर आएगा तो परफेक्ट टेंस तो बनेगा ही बनेगा, परफेक्ट टेंस तो बनेगा ही बनेगा। लेकिन परफेक्ट 2 स्टेट में आता है भाई, स्टेट टेंस के अनुसार स्टेट 4 है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो फिर परफेक्ट 2 स्टेट में आता है, या तो परफेक्ट में या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो जब भी सिंस फॉर के साथ टाइम आए तो टेंस या तो परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनेगा। तो बेसिकली ये टेंस एरर है, ये टेंस एरर है। तो हमारे पास फॉर द पास्ट 22 ईयर्स, पिछले 22 साल से यहां काम कर रहा है, तो मतलब काम करना 22 साल पहले शुरू किया और अभी भी कर रहा है। तो मींस 22 साल खत्म हो गए लेकिन एक्शन अभी भी चल रहा है। 22 साल खत्म हो गए तो ये परफेक्ट हुआ, परफेक्ट के लिए V3 चाहिए, और एक्शन अभी भी चल रहा है तो वो कंटिन्यूअस हुआ, तो क्या बना, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस देखो कहां पर है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस हम देख रहे हैं, एक तो यहां पर परफेक्ट कंटिन्यूअस है और एक यहां पर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। यहां परफेक्ट तो है लेकिन कंटिन्यूअस नहीं है, तो गलत हो गया।
यहां पर ना परफेक्ट है ना कंटिन्यूअस है, तो गलत। अब आंसर हैज या हैव, तो हैज सिंगुलर वर्ब होती है, हैव प्लूरल, और वर्ब का इस्तेमाल होना डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट है शिवामणि, और शिवामणि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब नहीं आएगी, आंसर हैज। इस तरीके को कहते हैं हम, इस तरीके को कहते हैं हम एलिमिनेशन मेथड, कि जब सही ना पता हो तो गलत काटते हुए चलो, सही ना पता हो तो गलत को काटते हुए चलो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो बेटा ये क्लियर है, तो आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आंसर दीजिए। रोहन एक्सरसाइज, रोहन ने एक्सरसाइज की एंड एट अलॉट, रोहन ने एक्सरसाइज की और उसके बाद खूब खाया, कि लेस्ट ही शुड नॉट बी वीक, कहीं ऐसा ना हो कि वो कमजोर पड़ जाए, कमजोर हो जाए। तो एक्सरसाइज करी है तो शरीर को कुछ चाहिए, तो उन्हें खूब खाया, ताकि किस लिए खाया? ताकि वो कमजोर ना पड़ जाए। तो बेटा यहां पर कंजंक्शन एरर, अब आ गया हमारा कंजंक्शन एरर। अब आ गया कंजंक्शन एरर, और वो कंजंक्शन है लेस्ट, कंजंक्शन है लेस्ट। बेटा लेस्ट का अर्थ होता है कहीं ऐसा न हो कि, तो लेस्ट जो होता है वो बेसिकली सेमी नेगेटिव वर्ड होता है। ये सेमी नेगेटिव वर्ड होता है जिसका अर्थ होता है कहीं ऐसा न हो कि। तो जब भी लेस्ट आएगा इसके साथ नोट का यूज नहीं होगा, ऐसे समझ लो। सिर्फ यही नहीं, जैसे हम बात करते हैं अनटिल, अनलेस, अनटिल, अनलेस, फोरबिड, फोरबिड, फोरबेड, फोरबिडन, ठीक है ना। तो ये अनटिल, अनलेस, फोरबिड, ये क्या है? ये सेमी नेगेटिव वर्ड है। जैसे हम बात करते हैं हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्केयरली, सेल्डम, ये सेमी नेगेटिव वर्ड है बेटा। तो लेस्ट भी इन्हीं कैटेगरी में आता है। तो ये जब सेमी नेगेटिव वर्ड हैं तो इनके साथ डबल नेगेटिव नॉट अलाउड, डबल नेगेटिव नॉट अलाउड, तो इनके साथ आप नोट नहीं लगाएंगे, सुपरफ्लुअसनेस का केस हो जाएगा। एक ही बात को दो बार बताना सुपरफ्लुअस होता है, रिडंडेंसी होने पर एरर बन जाता है सुपरफ्लुअस। अगर ये बात समझ में आई तो यहां पर लेस लिखा है, और अगर इधर लेस लिखा है तो इधर आप नोट नहीं लगा पाएंगे। तो अब आपको क्या, और एक चीज और ध्यान रखें, एक तो ये बात सेमी नेगेटिव, और दूसरा जब भी लेस्ट आता है तो लेस्ट के साथ कॉम्बिनेशन मॉडल शुड का होता है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कंजंक्शन एरर या कंजंक्शन का मॉडल के साथ कॉम्बिनेशन है, इस कंजंक्शन का मॉडल के साथ कॉम्बिनेशन है कि आप लेस्ट के साथ शुड का आना जरूरी है लेकिन नोट नहीं आना चाहिए। तो अब यहां पे कहता है लेस्ट के साथ शुड आया लेकिन नोट आ गया तो गलत, लेस्ट के साथ वुड आया शुड नहीं आया तो गलत, लेस्ट के साथ वुड आया तो भैया तो गलत, लेस्ट के साथ शुड आया और नोट नहीं आया तो आंसर डी, आंसर डी। तो लेस्ट के साथ शुड और आंसर डी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताइए बेटा। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं। आपको ये क्लास बढ़िया लगी होगी, बात समझ में आ गई होगी। मैंने एक एक कॉन्सेप्ट को, हर एक सेंटेंस में आए हुए कॉन्सेप्ट को समझाया। अगर आपको कोई भी कुछ ऐसी बात लगती है जो क्लियर नहीं हुई तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताएं। ठीक है बेटा, आज की क्लास इतनी। थैंक यू। कल मिलते हैं सेम टाइम सेम प्लेस ऑन द सेम चैनल। थैंक यू, सी यू, टाटा, बाय बाय।